बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद करता हूँ आप एकदम एक्टिव हैं, फिट हैं और बहुत ईमानदारी से एफर्ट कर रहे हैं। बेटे आज हम लोगों ने एफएलपी डिस्कस करना है जो कि टॉपिक 6 से 13 का है, सेकेंड ईयर का, मीन्स के टॉपिक 6 to 13। बेटे आज हम इसके एफएलपी को डिस्कस करेंगे और कोशिश ये कीजिएगा कि पहले आप इसको सॉल्व किया करें, फिर इसकी डिस्कशन सुना करें। बहुत से बच्चे सॉल्व नहीं करते, वो पहले डिस्कशन देख रहे होते हैं। बेटा ऐसा ना करें, पहले सॉल्व किया करें फिर डिस्कशन देखें। बेटे फर्स्ट एमसीक्यू का देखिएगा। फर्स्ट एमसीक्यू का राइट आंसर आपके पास बीटा ऑप्शन। उससे बेटे आपको करंट भी दिया हुआ है, पावर भी दी हुई है और वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस निकालें। तो ज़ाहिर सी बात है बेटे, ये फार्मूला होता है P = I²R, ये जनरल फार्मूला। इस डेटा के मुताबिक हमने डेटा देखना होता है कि हमें गिवन क्या है। अब देखो पावर आपको गिवन है 1 वाट। बेटे करंट की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 होगा मल्टीप्लाई बाय R। आप R की वैल्यू निकाल लें तो बेटा ये 1/25 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे डैट मस्ट बी इक्वल टू 0.04 ओहम। डिवाइड करने का भी आपको मैंने तरीका समझाया हुआ है कि 1 को आप अंदर रखें, 25 को आप बाहर रखें। ज़ाहिर है 25 बड़ा है, 1 छोटा है, एक ज़ीरो लगा दें पॉइंट लगा के। अभी भी देखो कि ये वैल्यू छोटी है, वैल्यू बड़ी है, एक और ज़ीरो लगा दो, यहाँ पे भी ज़ीरो लगा दो। 25 4s are 100। इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है, ये डिवाइड करने का तरीका है। तो फर्स्ट एमसीक्यू का बीटा ऑप्शन। सेकेंड एमसीक्यू देखिएगा। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज फिल्ड बाय अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बेटे आप कोई भी इंसुलेटर रख लें, कुछ भी आप रख लें, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर नहीं होना चाहिए। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज़ होती है। तो सेकंड का राइट ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन। हमेशा कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक की वजह से इंक्रीज़ करेगी। कितनी इंक्रीज़ करेगी? क्योंकि आपको ये पता है, ये फार्मूला है कि मीडियम की जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा डाइलेक्ट्रिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना बड़ा डाइलेक्ट्रिक होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, जितना कम डाइलेक्ट्रिक होगा कैपेसिटेंस उतनी कम होगी। सो सेकंड का अल्फा ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू देखिएगा। अ 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हैज़ पोटेंशियल डिफरेंस। बेटे आपको कैपेसिटेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, चार्ज निकालना है। एमसीक्यू नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा बेटे अल्फा ऑप्शन। चूँकि आप बच्चों को पता है चार्ज का फार्मूला है Q = CV। इसका मतलब आपको कैपेसिटेंस भी गिवन है, चार्ज आपने निकालना है। कैपेसिटेंस की वैल्यू 50 × 10⁻⁻6 और बेटे वोल्टेज आपको गिवन है 8 वोल्ट। तो सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 400 × 10⁻⁻6। आप फर्दर सॉल्व करो बेटा, इसके 2 ज़ीरोज़ इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻4 कॉलम। ये चार्ज की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻4 कॉलम। एमसीक्यू नंबर 4 देखें। द कॉलम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर चार्जेस विच आर। बेटा कॉलम्स लॉ तब वैलिड होता है जब चार्जेस स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस हो, मतलब बहुत छोटे चार्जेस हो, ना होने के बराबर, इग्नोरेबल चार्जेस। तो एमसीक्यू नंबर 4 का राइट ऑप्शन आपके पास होगा बीटा ऑप्शन, कि चार्जेस बहुत छोटे हों, पॉइंट चार्जेस हों और बेटे स्टेशनरी हों, स्टैटिक हो मीन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। अच्छा ये जो फोर्थ एमसीक्यू की कूलम्स लॉ की कंडीशन है, मतलब आपको पता है कि लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस गिवन है 6 माइक्रोफैरड और पोटेंशियल जो है वो 10 से चेंज होकर 20 हो रहा है। इंक्रीज इन एनर्जी निकालें। बेटे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? एमसीक्यू नंबर 5 का राइट आंसर आपके पास डेल्टा ऑप्शन। आपको पता है बेटे एनर्जी का एक ही फार्मूला होता है, डेट इज़ ½ CV²। ये एनर्जी का फार्मूला है। C की वैल्यू आपके पास है 6 × 10⁻⁻6 और बेटे पहला पोटेंशियल आपको 10 गिवन है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट पोटेंशियल आपको 10 गिवन है तो 10 का स्क्वायर होगा। सॉल्व कर लो, ये 3 × 100 यानी कि ये आ गया 300 × 10⁻⁻6 जूल्स। ये आपके पास पहले वर्क डन की वैल्यू आ गई जब आपने पोटेंशियल जो है बेटा वो यूज़ किया 10 वोल्ट। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 10⁻⁻4 जूल, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिएगा, अब बाद वाला पोटेंशियल जो है वो 20 वोल्ट है। इसका मतलब अगेन बेटे आप यही फार्मूला यूज़ करोगे W2 के लिए भी, डेट इज़ ½ CV²। कैपेसिटेंस तो सेम है। जब आप सॉल्व करोगे ये आपके पास आ जाएगा ½ C की वैल्यू बेटे 6 × 10⁻⁻6 और बेटे V की वैल्यू 20 का स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा 400, क्योंकि 20 × 20 400 होता है। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो 2 3s are 6,
बेटे ये 1200 हो जाएगा, W2 की वैल्यू 1200 इंटू 10⁻⁻6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12 इंटू 10⁻⁻4 जॉल, ये आपके पास वैल्यू आएगी W2 की। तो ये बेटे W1 की वैल्यू है, ये बेटे आपके पास W2 की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले फर्स्ट पोटेंशियल रख के वैल्यूज निकाल ली, फिर आपने सेकंड पोटेंशियल रख के वैल्यू निकाल ली। अब आपने जो टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कैसे आएगा बेटे, आप W2 में से W1 को माइनस कर दें। W2 की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻4 माइनस W1 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 को आप एज अ कॉमन फैक्टर ले लें, अंदर 12 माइनस 3 रह जाएगा, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स, ये आंसर है। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंक्रीज इन एनर्जी का मतलब ये होता है लॉजिकली कि आपने पहले वैल्यू वही रखनी है, बाद में आपने वैल्यू जो है वो जो आपको सेकंड वैल्यू गिवन है आप वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर आप उसका डिफरेंस लेंगे, फिर आंसर आएगा। उसके बाद देखें, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज 5 मिली एम्पेयर इन 2 सेकेंड, द चार्ज मूविंग थ्रू इट। बेटे MCQ नंबर 6 का अल्फा ऑप्शन 6 में आपने सिंपली ये काम करना है कि करंट का फार्मूला अप्लाई करना है, I इज इक्वल टू Q/T। I की वैल्यू आपके पास है 5 मिली एम्पेयर, 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू बेटे चार्ज की आपने वैल्यू निकालनी है और टाइम आपको गिवन है 2 सेकेंड। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 10⁻³ वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आप इसको 10⁻² भी लिख सकते हो कॉलम। तो ये आंसर होगा 10⁻² कॉलम। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, करंट इन इलेक्ट्रोलाइट इज कैरिड बाय। इलेक्ट्रोलाइट में करंट किसकी वजह से होता है, ये बुक की लाइन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस की वजह से। ये बुक की लाइन है जहाँ पे ओम्स लॉ स्टार्ट होता है, उससे प्रीवियस टॉपिक में ये बुक की लाइन लिखी हुई है, चूँकि वो इंटरलिंक थी इसके साथ, इसलिए इस MCQ को ऐड किया गया है। तो 7 MCQ का राइट ऑप्शन है बेटे डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इनकी वजह से होता है, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस की वजह से। 8 देखिएगा, अ 10 ओम रजिस्टर हैज़ अ कांस्टेंट करंट। बेटे आपने इस पर भी सिंपली यही फार्मूला लगाना है, I इज इक्वल टू Q/T। तो सिंपली आप इस पर भी यही फार्मूला अप्लाई करोगे 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन जो है बेटे इसका बीटा ऑप्शन आएगा, आपने सिंपली I इज इक्वल टू Q/T फार्मूला अप्लाई करना है। Q की वैल्यू आपके पास 1200 है बेटा, टाइम की वैल्यू आपके पास जो गिवन है डेट इज़ 4 मिनट्स, यानी कि 4 इंटू 60 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी आगे। सॉल्व कर लो, 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बेटे 6 2 ज़ा 12 0 और 4 5 ज़ा 20, I की वैल्यू आपके पास 5 एम्पेयर आ जाएगी। तो ये आंसर होगा I का। नेक्स्ट देखिएगा MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 9 में वो कह रहा है कि वोल्टेज इज़ अ फॉर्म ऑफ, वोल्टेज जो है आपने बताना है कि किसकी फॉर्म होती है। तो MCQ नंबर 9 भी बेटे बहुत ईजी है। MCQ नंबर 9 में वो कह रहा है वोल्टेज इज़ अ फॉर्म ऑफ, बेटे पोटेंशियल एनर्जी। वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है पोजीशन, हाइट। तो वोल्टेज का मतलब एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज एक हाइट से दूसरी हाइट पे आ रहा होता है, उसकी हाइट में चेंज आता है, मूविंग तो है, लेकिन एक्चुअली जो वोल्टेज है बेटे वो इज़ अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा MCQ नंबर 10 का बेटे राइट आंसर है चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 10 में देखिएगा वो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं बेटे। आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स का ये फार्मूला होता है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये फार्मूला है। वो कह रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और यूनिट वेलोसिटी है। इसका मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, वेलोसिटी भी 1 है, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज़। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री। वो आप बच्चों को बता रहे हैं कि परपेंडिकुलर की बात हो रही है, परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या है कि एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो आप सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू B। तो सिंपली आपके पास रिजल्ट होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, इनके चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा 11 क्वेश्चन, इन अ ट्रांसफार्मर 220 AC वोल्टेज इज इंक्रीज। बेटे प्राइमरी वोल्टेज भी दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज भी दिया है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, प्राइमरी के आपने नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं। 11 क्वेश्चन का बेटे राइट आंसर आपके पास है अल्फा ऑप्शन। सिंपली आपको पता है ट्रांसफार्मर के केस में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं ये वोल्टेज के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। आप जब भी नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब अरेंजमेंट का ख्याल रखो, देखो पहला वोल्टेज 220 है, सेकंड वोल्टेज 2200 है,
इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है, प्राइमरी के आपने निकाल लें। तो ये बड़ा आसान काम है कि सिंपली बेटे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 220 को आप बेटे 220 से कैंसिल आउट कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू 200 आ जाएगी। तो बस ये याद रखना कि ट्रांसफार्मर के केस में नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और करंट के बेटे हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट देखिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज 12 का बीटा ऑप्शन। बेटे मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी आप एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात करोगे, स्ट्रेट कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड का यही फार्मूला होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। जब भी आप स्ट्रेट कंडक्टर की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का यही फार्मूला है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। इसका मतलब आर यहाँ पे डिस्टेंस है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर यहाँ पे डिस्टेंस है, आर इज़ नॉट अ रेडियस, आर यहाँ पे डिस्टेंस है। जो करंट एक स्ट्रेट कंडक्टर का डिस्टेंस होता है ना, इसको आप बेटे डिस्टेंस कहते हैं, आर इज डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेट कंडक्टर के केस में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है ईएमएफ, चूँकि ईएमएफ उतनी ही होती है जो ओपन सर्किट में हो या क्लोज में हो। 6 वोल्ट है बट इट इज़ फॉल्स टू 4 वोल्ट। अपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। 13 क्वेश्चन देखिएगा, 13 क्वेश्चन का बेटे राइट आंसर आपके पास आएगा अल्फा ऑप्शन। इसमें आपने ये काम करना है, वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास 4 है, ये वैल्यू 6 है, माइनस आई की वैल्यू 2 एम्पेयर है, और बेटे आर आपने निकालना है। ये काम हो। मैंने कैसे जज किया कि ई की वैल्यू 6 है, क्योंकि वो यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा है ओपन सर्किट। अगर बेटे ओपन सर्किट है तो जाहिर सी बात है आपने जो वैल्यू आपको गिवन है वो ईएमएफ की वैल्यू गिवन है, और साथ में ये पोटेंशियल की वैल्यू 4। सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 6, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2R। 2R इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 ओम। ये बेटे आपके पास इसकी वैल्यू होगी। 14 क्वेश्चन देखें, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू 2 आइडेंटिकल रिंग्स मेड ऑफ कॉपर एंड वुड आर चेंजिंग एट द सेम रेट, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन कॉपर रिंग विल बी। वो कहता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन कॉपर रिंग विल बी। बेटे इसका राइट आंसर है चार्ली ऑप्शन, फाइनाइट एंड डैट इन द वुडन रिंग विल बी 0। बेटे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें चार्ली ऑप्शन इस वजह से है क्योंकि कॉपर तो आपको पता है एक कंडक्टर है, उसमें तो करंट पास करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वुड तो एक इंसुलेटर है, वुड का इसका मतलब है आप जो मर्जी कर लो। कॉपर के केस में तो हमेशा जारी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जितना आप करंट पास करते जाओगे। जो वुड है वो इंसुलेटर है, ठीक है, जो वो कंडक्ट ही नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी करंट पास करो उसमें से करंट पास ही नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं होता, उसका 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसमें मेन कॉन्सेप्ट है कि जो वुडन रिंग है उसमें बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जो आप सिंपली कॉपर रिंग की बात कर रहे हो उसमें फाइनाइट होगा, मैक्सिमम होगा। 16 देखें, इफ़ द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज अ सब्सटेंस विच हुज हिस्टैरिसीस लूप एरिया इज डिक्रीज देन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। बेटे जितना आप हिस्टैरिसीस लूप एरिया कम करते जाओगे एफिशिएंसी ज़्यादा होती जाएगी। ट्रांसफार्मर में भी हम यही पढ़ते हैं कि जितना लूप एरिया कम होता है ना, हमने उसके लॉसेस में भी यही पढ़ा कि एक हिस्टैरिसीस लॉस है, एक एडी करंट है, तो जितना उसका लूप एरिया कम होगा उसकी एफिशिएंसी बेटे उतनी ज़्यादा हो। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास, इससे पहले 15 था, 15 ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। 15 का बेटे राइट आंसर है अल्फा ऑप्शन। ज़ाहिर सी बात है इस केस में जो एफिशिएंसी है उसकी बेटे वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो जितना एरिया कम होगा एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा करते जाओगे एफिशिएंसी कम होगी। हमने यही हिस्टैरिसीस लॉस में भी पढ़ा था कि अगर हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी मैक्सिमम आए तो उसके लिए जो उसका एरिया वो रिड्यूस कर दें, कम कर दें। 17 क्वेश्चन देखें, देयर आर 2 चार्जेस 1 माइक्रो कॉलम एंड 5 माइक्रो कॉलम, द रेशियोज ऑफ देयर फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम, बीटा ऑप्शन। 17 का बेटे 16 मैंने अभी डिस्कस किया, 16 का अल्फा ऑप्शन। बेटे एक क्वेश्चन जो है ना मेरे ख्याल से उसके कहीं पे वो सीक्वेंस में है। 14 के बाद द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू 2 आइडेंटिकल रिंग्स मेड ऑफ कॉपर
उसके फ़ौरन बाद बेटे ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ये 16 है, इसका अल्फ़ा ऑप्शन। और बेटे जो 17 है, देयर आर 2 चार्जेस। 17 जो क्वेश्चन है बेटा, इसका भी अल्फ़ा ऑप्शन है। देयर आर 2 चार्जेस, 1 माइक्रो कॉलम एंड 5 माइक्रो कॉलम, द रेशो ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम विल बी। अगर बेटे 2 चार्जेस हैं, 17 का बीटा ऑप्शन है। आपको पता बेटा, अगर आपके पास एक 1 माइक्रो कॉलम चार्ज है, एक 5 माइक्रो कॉलम चार्ज है, बेटा जितनी फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा उतनी फोर्स ये भी इसके ऊपर लगाएगा। आप बच्चों को पता है कॉलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स होती है, जितनी फोर्स इस चार्ज ने इसके ऊपर एक्सर्ट करनी है उतनी ये भी इस पर एक्सर्ट करेगा। तो बेटे ज़ाहिर सी बात है, एक्चुअली वो आपसे ये पूछ रहा है कि F12 डिवाइडेड बाई F21 ये निकालना आपने, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्सेस की रेशो। तो 1-2 का मतलब है जो सेकंड चार्ज फर्स्ट पे लगा रहा है, देखो सेकंड चार्ज 5 है, फर्स्ट चार्ज की वैल्यू 1 है। इसी तरह जो फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पे लगा रहा है, फर्स्ट चार्ज की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 5 है। अब सॉल्व कर लो, आंसर आपके पास अगेन 1:1 नहीं आएगा। तो समझने वाली बात यह है कि कॉलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स होती है, जितनी फोर्स पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाता है उतनी फोर्स ही दूसरा चार्ज भी फर्स्ट चार्ज पे अप्लाई करता है। चार्ज इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसी भी कॉइल में जो चार्ज है बेटे वो किसके इंडिपेंडेंट होता है? टाइम। 18 MCQ का राइट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन, टाइम। जो चार्ज है वो टाइम के इंडिपेंडेंट है, टाइम ज़्यादा हो कम हो बहुत ज़्यादा हो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, चार्ज हमेशा टाइम के इंडिपेंडेंट। तो 18 क्वेश्चन जो है बेटे इसका राइट आंसर होगा आपके पास बीटा ऑप्शन। 19 देखें, अ मैग्नेट इज ब्रॉड टूवर्ड्स अ कॉइल स्पीडीली स्लोली देन द इंड्यूस EMF चार्ज विल बी रिस्पेक्टिवली। बेटे एक मैग्नेट को जब आप स्पीडीली लेके जाओगे तो इंड्यूस EMF ज़्यादा होगी, कॉमन सी बात है ना, जितना ज़्यादा आप मूव करवाओगे उतनी लाइंस उसकी ज़्यादा क्रॉस करेंगी, जितनी उसकी मोशन ज़्यादा होगी इंड्यूस EMF ज़्यादा होगी। लेकिन जब आप चार्ज की बात करते हो, चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चार्ज ने तो कभी भी चेंज नहीं होना, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो मर्जी हो जाए चार्ज वेरी नहीं करता। तो बेटा इस केस में जो इसका राइट आंसर होगा 19 का, डेट इज़ बीटा ऑप्शन, कि इंड्यूस EMF जो है बेटा वो इंक्रीज़ होगी फर्स्ट केस में, लेकिन चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चार्ज ने किसी भी तरह से जो है ना बेटे वो वेरी नहीं करना, उसकी वैल्यू हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, कांस्टेंट होती है। उसके बाद देखिएगा 20 MCQ नंबर 20 का बेटे राइट आंसर आपके पास अल्फा ऑप्शन। आपको पावर भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, आपने करंट निकालना है बेटे, ये फार्मूला होगा P = VI। P की वैल्यू 100 है, V आपके पास 200 है बेटे, I आपने निकालना है। तो I की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 100 डिवाइडेड बाई 200 आ जाएगी। इसका मतलब है ये आपके पास वैल्यू 0.5 आ जाएगी, 0.5 एम्पेयर, ये रिजल्ट होगा इसका 0.5 एम्पेयर। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट में वो ये पूछ रहा है कि बेटे 21 जो है इसका राइट आंसर है डेल्टा ऑप्शन। 21 में आप बच्चों ने क्या करना है, देखो फार्मूला आपको पता है E = HF होता है, ये फार्मूला। फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 10⁻12, इसका मतलब सॉल्व करोगे E = H की वैल्यू 6.634 इंटू 10⁻34, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 10⁻6, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 10⁻12, मेगा का मतलब है 10⁻6, ऐसे सॉल्व हो। चूँकि फ्रीक्वेंसी 10⁻12 मेगा हर्ट्स है तो 10⁻12 आ गया, ये 10⁻6 आ गया, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास होगा 6.634 इंटू 10⁻34 प्लस 18, ये वैल्यू आएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो ये आपके पास आ जाता है 6.634 इंटू 10⁻16, ये आपके पास रिजल्ट आता है। लेकिन ये जॉल्स में है, देखो उसने आपको आंसर जॉल्स में नहीं दिया हुआ, उसने आपको आंसर दिया बेटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका मतलब ये जो आपके पास आंसर आया है आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो देखो ये लिखा हुआ है 6.634 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। जब बेटे आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा। इसको 6 मान लो, इसको 1.5 मान लो, ऐसे किया मैंने आपको तरीका बताया ना, क्लोजेस्ट ले आया करो, इसको 1.5 मान लिया करो, इसको 6 अज्यूम कर लिया करो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻34 प्लस 19। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी ये मेरे पास ये वैल्यू आई थी -16 थी, ये वैल्यू इट्स नॉट -34 -16, इसका मतलब है ये -16 प्लस 19 होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
क्योंकि ये इस वैल्यू को मैंने कन्वर्ट करना था ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वैल्यू थी 6.634 इंटू 10⁻⁻16, इसको मैंने इस पर डिवाइड कर दिया। अब देखो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस फ्लोज ओनली, इसका डेल्टा ऑप्शन है 1/2 साइकिल। बेटे आपको पता है कि जब भी आप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ 1/2 साइकिल में करंट फ्लो करता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करता। और जब आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो दोनों पॉजिटिव साइकिल्स में करंट फ्लो करता है। अ सेमीकंडक्टर कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर बिकॉज, बेटे इसका बीटा ऑप्शन है, चूंकि रेक्टिफायर के केस में होता यह है कि जब फॉरवर्ड बाइस होता है तो रेजिस्टेंस कम से कम होती है, ठीक है, और रिवर्स बाइस के केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रिवर्स करंट कम हो जाता है। हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा करंट। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर डायोड की बात की जा रही है, तो इसका बीटा ऑप्शन होगा। तो ये जो MCQ है 23 बेटे, इसका राइट आंसर आपके पास बीटा ऑप्शन है, चूँकि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में रेजिस्टेंस कम होती है, रिवर्स बाइसिंग के केस में रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है। ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा 24 का क्या आंसर है। द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बेटा इसका बीटा ऑप्शन इज अ न्यूक्लियर प्रोसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। आप प्रेशर को चेंज कर लो, टेम्परेचर को चेंज कर लो, वट कुछ भी चेंज कर लो, रेडियो एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल के ऊपर, कि मटीरियल की क्या नेचर है, उसके अलावा रेडियो एक्टिविटी डिपेंड नहीं करती। तो 24 का राइट आंसर होगा बेटे आपके पास बीटा ऑप्शन। 25 देखिएगा, 25 का क्या है। The half-life of a radioactive substance is 6 years. The time taken by 12 ग्राम of the substance to decay completely will be. बेटा 100% डिके होने के लिए इन्फानाइट चाहिए। देखो ना वो कह रहा है डिके कम्प्लीटली, अगर कम्प्लीटली डिके करवाना है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ना होने का मतलब है इन्फानाइट टाइम, एक ऐसा टाइम जिसकी कोई रेंज ही नहीं है। हम नहीं कह सकते कि इतनी देर में वो डिके होगा या नहीं होगा। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी हाफ लाइफ 2 सेकेंड है, देखो आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट जिनकी हाफ लाइफ मिलियन ईयर्स है वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन्फानाइट टाइम चाहिए होता है। तो इस MCQ का बेटे जो आपके पास आंसर होगा डैट इज़ अल्फा ऑप्शन, इन्फानाइट। चूँकि इन्फानाइट हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको 100% डिके होने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट कॉज डिफ्लेक्शन इन, बेटे मैग्नेटिक फील्ड किसकी डिफ्लेक्शन जो है वो कॉज नहीं करती, अल्फा रेज, बीटा रेज, या बीटा माइनस रेज, बीटा प्लस रेज, या गैमा रेज। बेटे इसका राइट आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन, चूँकि ज़ाहिरी सी बात है जो गैमा रेज हैं, गैमा रेज को आप सिंपली फोटोन बोलते हैं। गैमा रेज आर फोटोन्स। फोटोन जो है वो आपको पता है चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। गैमा रेज हमेशा चार्जलेस पार्टिकल्स होती हैं, उन पे कोई चार्ज ही नहीं है। जाहिर है जब कोई चार्ज ही नहीं है, फोटोन पे कोई चार्ज ही नहीं है, आप उसको जो मर्जी फील्ड अप्लाई कर लो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखें 27, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज़ 100 days, देन इट्स हाफ लाइफ आफ्टर 10 days विल बिकम। बेटे हाफ लाइफ तो कॉन्स्टेंट रहती है ना, अगर पहले 100 days है बाद में भी 100 days ही होगी, फिर 100 days, मतलब इसमें समझने वाली बात है, वो आपसे हाफ लाइफ पूछ रहा है, तो हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट होती है, हाफ लाइफ ने कभी भी चेंज नहीं होना। आप जो मर्जी कर लें, हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। उसके बाद देखो दी हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5 minutes, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 20 minutes विल बी। बेटे 28 का राइट आंसर है अल्फा ऑप्शन। इसमें समझने वाली बात यह है कि वो 5 minutes से चला गया बेटे 20 minutes में। अगर आप 5 minutes से 20 minutes में चले जाते हैं, लॉजिकली समझने वाली बात यह है कि आप इस पर 4 हाफ लाइफ कर रहे हैं। आप 20 को 5 पे डिवाइड करें, 4 minutes आते हैं, यानी कि 4 आता है ना आपके पास, यानी कि 4 हाफ लाइफ आपने करनी। तो बेटे आप लोगों को पता है कि मैंने आपको जो टेबल बनवाया हुआ है उस टेबल में आप क्लियरली जब पहली हाफ लाइफ होगी 50% रह जाएंगे, दूसरी होगी 25%, तीसरी होगी 12% रह जाएंगे, फोर्थ में 6%, तो आपके पास जो डिके हो गए, जो ज़ाया हो गए, वो तकरीबन 94% है। जो बच जाते हैं वो 6% होते हैं, जो ज़ाया हो गए हैं वो तकरीबन 94% होते हैं। मैंने आपको टेबल बनवाया हुआ इसका। नेक्स्ट देखिएगा बेटा 29 MCQ। 29 में वो क्या कह रहा है, ये 29 का क्या कॉन्सेप्ट है। 29 का बेटे राइट आंसर आपके पास है बीटा ऑप्शन। बेटे आपने सिंपली इसमें रेशो लेनी है। देखो पहले 20 मिनट और 40 मिनट थे, बाद में वो 80 मिनट पे चला गया, तो 20 मिनट और 40 मिनट से वो 80 मिनट पे चला गया, तो ज़ाहिर सी बात है बेटे आप जब रेशो लोगे 1:4 आएगी, चूँकि एक चीज़ 20 मिनट से स्टार्ट हो रही है और बाद में वो 80 मिनट पे चलेगी, आप सिंपली रेशो ले लो तो 1:4 होगा इसका बीटा ऑप्शन। तो 29 का बीटा ऑप्शन। 30 देखिएगा, 30 का बेटे राइट आंसर है चार्ली ऑप्शन। वो कह रहा है कि इन एन atomic nucleus emit a gamma ray photon
बेटे जब गैमा रे फोटोन इमिट होता है तो आपको पता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कोई भी फ़र्क नहीं होता। गैमा रे को आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक ट्रांजैक्शन हुई है, आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लो स्टेट से हाई स्टेट में जाता है, फिर हाई से लो में आता है, सिंपली अपना शेल चेंज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन सिंपली अपना शेल चेंज कर रहा है तो बेटे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। आप देखो उसका मैकेनिज्म भी सिंपल है कि ये आपके पास एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। अगर एक गैमा डिके हुई है तो एटॉमिक मास एज इट इज़, एटॉमिक नंबर भी एज इट इज़, और एक गैमा पार्टिकल एलिमिनेट हो जाता है। कहीं पे चेंज नहीं आ रहा, ना एटॉमिक मास पे ना एटॉमिक नंबर पे। नेक्स्ट देखिएगा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज E k is equal to HF minus work function. In this equation E k refer to maximum kinetic energy। बेटे 31 का बीटा ऑप्शन आप बच्चों ने ये पढ़ा है, आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट है इसका, HF माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये इसका रिजल्ट है कि आप हमेशा इंसिडेंट एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस करते हैं और आंसर जो है वो इक्वल होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। तो ये कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने यूज़ किया और जो एनर्जी है बेटे ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद देखें 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में बेटे वो 50 सेंटीमीटर से उसने डिस्टेंस कर दिया 1 मीटर। अगर आप देखिएगा पहले 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर का मतलब है 50 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास 1/2 आता है। 1/2 कह लो या 0.5 कह लो कि पहला डिस्टेंस है 0.5 मीटर। अब देखो खुद देखो कि पहले डिस्टेंस वो आपको 0.5 मीटर दे रहा है, बाद में डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, यानी कि इससे ट्वाइस डबल हो गया। इसका मतलब है डिस्टेंस 0.5 से वो 1 मीटर कर रहा है, डबल कर गया। इंटेंसिटी आपको पता है बेटा, इंटेंसिटी कह लो या करंट कह लो, इंटेंसिटी हमेशा डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आप खुद देखें कि अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो इंटेंसिटी आपके पास ही आएगी, I/2 का स्क्वायर कर दो, ये आपके पास इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, I/4 हो जाएगी। इसका मतलब आपने डिस्टेंस डबल किया तो इंटेंसिटी 1/4 हो गई, तो ज़ाहिर है करंट भी 1/4 हो जाएगा। तो अब देखो कि जो स्टार्टिंग में करंट है वो कितना है। बेटा इनिशियल करंट था 40 मिली एम्पेयर। जाहिर है अगर पहले करंट 40 मिली एम्पेयर था, आप उसको 4 पे डिवाइड कर दो, अब कितना रह जाएगा बेटे 10 मिली एम्पेयर। इसका मतलब आप 40 मिली एम्पेयर से अब 10 मिली एम्पेयर पे आ गए हो, जो उसका करंट है वो 1/4 हो गया, इंटेंसिटी भी 1/4 हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ओनली अज्यूम दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉन्सिस्ट ऑफ क्वांटा। क्वांटा का मतलब है आप जब तक इसको पार्टिकल नहीं समझोगे तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो सकता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन तभी होता है जब बेटे आप इसको पार्टिकल मान लेते हो, क्वांटा मान लेते हो, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये सारे पार्टिकल नेचर के हैं। आप डिफ्रैक्शन की बात कर लो, इंटरफेरेंस की बात कर लो, ये सब के सब जो है बेटे वो वेव नेचर के हैं टॉपिक। In Davison and German experiment, the angle between incident beam and refracted beam is called glancing angle। 34 का जो बेटे राइट आंसर आपके पास चार्ली ऑप्शन। ये एक समझ लो बुक की लाइन है और बुक की इन्फॉर्मेशन में से जो जर्मन और डेविजर है उसने जो एंगल यूज़ किया था, इसको बेटे हम ग्लांसिंग एंगल, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ग्लांसिंग एंगल। अगेन इसी में से है 35 में देखें, इन डेविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट द एंगल विच द इंसिडेंट बीम मेक द नॉर्मल टू द निकल क्रिस्टल 65 डिग्री। 35 का जो है बेटे ये राइट ऑप्शन चार्ली है, और ये मैंने पीएमसी के सैम्पल पेपर से लिया है क्वेश्चन। इसमें से कई क्वेश्चन पीएमसी के सैम्पल पेपर से लिए हुए हैं। उसकी वजह ये अब देखो ये ऐसे तो इंक्लूडेड नहीं है टॉपिक, लेकिन इस तरह की चीज़ें कि एंगल कितना है और इस एंगल को क्या बोला जाता है, ये चीज़ें इंक्लूडेड है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये तो जाहिर है इसमें इंक्लूडेड है, ये तो शामिल है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, if the wavelength of the first line of the Balmer series of hydrogen atom is this, the wavelength of second line। बेटे आपने सिंपली ये बुक के अंदर दिया हुआ है, वो बाल्मर सीरीज़ की बात कर रहा है। बाल्मर सीरीज़ में ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है 2 से स्टार्ट होती है, तो आप इस पर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, या बुक के अंदर इसकी ना वो एक नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लिख के दी हुई है, उसने बुक में एक पूरा टेबल बनाया हुआ है, तो वहाँ से इसको डायरेक्ट याद रख लो। ये इसका चार्ली ऑप्शन होगा 36 का, आपके पास जो है चार्ली ऑप्शन होगा। ये बुक में इसका एक टेबल बना के उसने दिया हुआ है, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है। वैसे फार्मूला अगर लगाना तो ये भी आप लगा लो, ये फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये फार्मूला बाल्मर सीरीज़ का। नेक्स्ट देखो, आफ्टर 2 हाफ लाइफ द नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई। बेटे 2 हाफ लाइफ के बाद वो कह रहा है डिकेड न्यूक्लियाई कितने होंगे, डिकेड।
मैंने आप बच्चों को टेबल बनवाया हुआ है। मैंने आपको कहा हुआ है कि डिकेड न्यूक्लियस निकालने का फार्मूला ये होता है, अगर आपने डिकेड न्यूक्लियस निकालने हैं तो फार्मूला होता है 1-1/2⁻n, ये फार्मूला। अब वो कह रहा है 2 हाफ लाइफ, इसका मतलब ये बेटा आप इसको सॉल्व करोगे 1-1/2⁻², क्योंकि n की पावर 2 है। इसका मतलब ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1-1/4। बेटे 4 एलसीएम ले लो, इधर आ जाएगा 4 - 1, इसका मतलब है ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो सेकेंड हाफ लाइफ में अगर वो डिकेड पूछे तो 3/4, अगर 1 डिकेड पूछे तो सिंपली 1/4, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, वो कह रहा है अ सर्टेन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियड ऑफ मैस नंबर x है, उसने पहले बीटा एलिमिनेशन की है और फिर बेटे अल्फा एलिमिनेशन की है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टिव रिलेटेड x एंड t। बेटे इसका चार्ली ऑप्शन, आप बच्चों को पता है कि जब भी बीटा एलिमिनेशन होती है 38 का चार्ली ऑप्शन। बेटे बीटा एलिमिनेशन के केस में आपने हमेशा +1 करना होता है नेगेटिव बीटा डिके में। और बेटे जाहिर सी बात है जो आपके पास यहाँ पे दूसरी अल्फा डिके है, अल्फा डिके के केस में एटॉमिक मास में से 4 माइनस होता है, एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस होता है। तो जस्ट आप ये दोनों डिकेज इस पर अप्लाई करें, ये आंसर आ जाए। और ये बड़ा ये ना थोड़ा सोचने वाला है, कई बच्चे हो सकता है वो उनसे एकदम ये सॉल्व भी ना हो, वो कहें कि सर ये तो -5 आ रहा है, इसको थोड़ा सा सोचना है, दिमाग पे जोर डालना है। इट्स वेरी इजी, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, यूज़ दोनों डिकेड ही होनी है, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको सोचना है, ये आंसर बनेगा इसका चार्ली ऑप्शन आएगा आपके पास। तो अक्सर ऐसा होता है, मैंने ये देखा है कि बच्चे ये चाहते हैं कि उन्हें ना सिंपल चीज़, अब ये है वो सिंपल क्वेश्चन, जब आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे आप फील करेंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन द लार्जेस्ट चेंज इन वेवलेंथ अकर व्हेन द फोटोन इज स्कैटर्ड थ्रू। बेटे 39 का डेल्टा ऑप्शन, आपको पता है कि 180 डिग्री पे मैक्सिमम इसकी जो है वो स्कैटरिंग होती है। ये फार्मूला डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c 1 - cos 180। cos 180 डिग्री पे वैल्यू -1 होती है, तो ये आ जाएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c, और बेटे ये आएगा 1 - -1, माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2 × H/m0c, और आपको पता है ये 2 टाइम्स होगी इसकी वैल्यू ट्वाइस, और ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आप कॉम्पटन शिफ्ट में या कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करते हैं वो 180 पे ही होती है, 180 पे ही मैक्सिमम वैल्यू। बेटे लास्ट MCQ देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज़ फोटोन विद द ग्रेटेस्ट मोमेंटम। कहता है इसमें से ग्रेटेस्ट मोमेंटम किसका है, तो बेटे 40 का राइट आंसर आपके पास चार्ली ऑप्शन एक्सरेज। देखो इन सब में एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो बेटे कम है, आप बच्चों को पता है जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अगर आप इस डेटा में जो आपको गिवन है डेटा, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बेटा, एक्सरेज वाहिद ऐसी रेज हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम है। इसका मतलब एक्सरे की वेवलेंथ सबसे कम है, एक्सरे की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अगर एक्सरे की वेवलेंथ सबसे कम है तो एक्सरे की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और जाहिर है फ्रीक्वेंसी भी उसकी ज़्यादा है, उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा एक्सरे का। सो डैट इज़ एक्चुअल कॉन्सेप्ट। इसका जो राइट आंसर आपके पास वो एक्सरे है। तो ये बेटे हमारा सेकेंड FLP था जिसको बेटे हमने डिस्कस कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इसको बहुत एक्टिवली सुन लिया होगा, और एक MCQ जो मैंने आपको खुद दिया सॉल्व करने के लिए, मुझे उम्मीद है वो भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और बहुत ईजी है। और बेटे सबसे मेन चीज़ ये है कि फोकस रहें अपनी काबिलियत पे, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अपनी काबिलियत पे आप यकीन रखें। आपके पेरेंट्स की दुआएं, आपके टीचर्स की दुआएं आपके साथ है, और कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन आए उसकी मेल लाजमी करें, उसकी कंप्लेन करें, क्योंकि अगर वो कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 क्वेश्चन ऐसे सुनने में आए हैं फिजिक्स के जो कि रेलेवेंट थे, जैसे बाइंडिंग एनर्जी या रिपल फैक्टर, उसके अलावा फिजिक्स के जितने क्वेश्चन आए हैं वो सबके सब रेलेवेंट हैं। सो डू योर 100%, कोशिश करें कि 100% बेटे आप इसको परफॉर्म करें। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, हमेशा आप खुश रहें, आबाद रहें, और दुआओं में याद रखें।